तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस का मॉडल पेपर यदि आप हल इससे पहले नहीं किए हैं तो आज हम बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर को हल करेंगे, जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। यदि आप इससे पहले मॉडल पेपर को हल नहीं किए हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, और यदि वीडियो इससे पहले आप देख चुके हैं तब भी ये वीडियो देखिए, ताकि इस वीडियो में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है, हम आज सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और यदि इससे पहले आप साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का यदि आप मॉडल पेपर हल नहीं किए हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, आप जहाँ वहाँ से देखिएगा और अपना आंसर सही करिएगा। तो चलिए हम उन क्वेश्चन को हल करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, इसमें देखिएगा टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव है, और 80 ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही मानना है, और आपका कितना सही होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आपका तैयारी और मजबूत होगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। अब हमको सामाजिक विभेद का कारण बताना है कि समाज किससे बढ़ता है। तो याद रखिएगा, समाज भाषा से भी बढ़ता है, धर्म से भी बढ़ता है और जाति से भी बढ़ता है, यानी कि इन तीनों से समाज विभेद का कारण हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो याद देखिएगा, स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 19 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। सबसे पहले महिला को वोट देने का जो अधिकार हुआ था वो हमारे इंग्लैंड शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। अब इनमें हमको बताना है कि पंचायत की व्यवस्थापिका कौन है। तो याद देखिएगा, ग्राम सभा जो होता है वो पंचायत की व्यवस्थापिका होता है। अब देखिएगा, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। अब देखिए, विदेश नीति को जो है वो सूची के कौन सा सूची में रखा गया है। राज्य सूची तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राज्य होता नहीं है। संघ सूची हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सूची हो जाएगा? तो संघ। इस संघ सूची संघ सूची में हम विदेश नीति को हम रख सकते हैं। अब देखिए, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। अब हमको बताना है कि सूचना का जो अधिकार हुआ था वो कब पारित हुआ था। तो याद देखिएगा, 2005 में इस सूचना का अधिकार को पारित किया गया था। ठीक है, अब अगला देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। अब देखिए, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड से हुआ था। अब हमको विलय जनता दल का हमको बताना है कि कौन सा पार्टी से हुआ था। याद देखिएगा, राष्ट्रीय जनता दल से विलय जनता पार्टी का यूनाइटेड में हुआ था। अब देखिए, अब पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। अब कौन सा संशोधन शब्द है, कौन सा संशोधन है, 40वां या 42वां या 44 या 48, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 42वां संशोधन में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था कि हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा। अब देखिए, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। अब हमको एकात्मक शासन व्यवस्था बताना है। तो याद देखिएगा, भारत में तो एकात्मक शासन व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक और शासनीय दोनों है। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था अभी भी वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। अब देखिए, कौन सा राज्य है जिसमें विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। तो याद देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता से हुआ था। अब देखिए, केंद्र में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो किसकी अध्यक्षता से हुआ था। याद देखिएगा, मोरारजी देसाई के अनुसार सरकार का गठन हुआ था। अब देखिए, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पर जन संघर्ष हुआ था। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ पर जल संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, बोलविसिया में पानी के निजीकरण जन संघर्ष हुआ था। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा जो है वो लागू हुआ था 1905 में, लेकिन जब इसका गठन का बात होगा तो याद रखिएगा, इसका जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था गठन? 1946 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में। अब देखिए, बिहार सरकार
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। देखिए बिहार में यदि बात हो और वो भी महिलाओं में बात हो कि आरक्षण का बात हो तो याद देखिएगा महिलाओं को आरक्षण 50% दिया जाता है। कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, अब देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। हम सभी जानते हैं कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो सरपंच होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। अब हमको बताना है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो याद देखिएगा 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, क्योंकि वह भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है। कब बना था? 1832 में। ठीक है, अब देखिए लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी। अब सभी हम जानते हैं कि लाला लाजपत जो राय थे वो किसकी जीवनी लिखे थे? तो मेजनी की जीवनी लिखे थे। अब देखिए रक्त और लौह की नीति का अवलन किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। रक्त और लौह की नीति का अवलन किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं बिस्मार्क ने किया था। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा राइन राज्य का जो निर्माण था वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की जो स्थापना जर्मनी शहर में, जर्मनी देश में हुई थी। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। देखिए यूटोपियन समाजवादी था वो कार्ल मार्क्स से पहले आया था, और कार्ल मार्क्स से जो पहले था वो सेंट साइमन भी थे और लुई ब्लाम भी थे और रॉबर्ट ओवन भी थे। ये सभी थे कार्ल मार्क्स के पहले, इसलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर और क्रांति नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। अब देखिए कौन गुप्त पुलिस संगठन है। याद रखिएगा चेका जो है वो पुलिस संगठन गुप्त के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नरोत्तम सिंहासनुक्त के राजनीतिक से संन्यास कब लिया था। देखिए नरोत्तम सिंहासनुक्त ने राजनीति से कब संन्यास ले लिया था। तो याद रखिएगा 1978 ईस्वी में ये राजनीतिक से संन्यास ले लिए थे। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो देखिए याद रखिएगा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत VBI है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा तो स्वराज पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। अब देखिए इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सीमांत गांधी को किन नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को ऑप्शन दिखे। देखिए अब देखिए इन्हें किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा खान अब्दुल जफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर नारा दिए थे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखेंगे कि भारत में पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला फैक्ट्री जो है वो 1881 में पारित हुआ था। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा 1813 में चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया था कि ईस्ट इंडिया में एकाधिकार को हम पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने उसको हटा दिया था। कौन कब? 1813 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन को हम तरफ चलेंगे कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। वहाँ पे सामाजिक कारण बिल्कुल नहीं बना था और आर्थिक कारण कभी भी ट्रस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बीमारी फैल गया था जिसको हम लोग प्लेग महामारी बोलते हैं। कहाँ पे? इन्वायरमेंट ट्रस्ट में। ठीक है, वहाँ पे प्लेग महामारी के कारण वहाँ पे बीमारी फैला हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब देखिए, ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रशासन किसने किया था? तो ध्यान देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रशासन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलेंगे कि न्यूज इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? अब देखिए न्यूज इंडिया को बताना कि किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट नामक व्यक्ति जो थे वो न्यूज इंडिया समाचार पत्र को लेके आए थे और वहीं से उनको शुरू किए थे। अब देखिए रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? अब हमको बताना है कि रेशम मार्ग जो है वो कहाँ से आरंभ होता है, तो याद रखिएगा यह चीन से आरंभ होता है। ठीक है, एक तरह जीके क्वेश्चन में ये बन गया है। इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है? हमको बताना कौन सा ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो जापान में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत ही विपन्न है, मतलब कि ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधन ही है। अब देखिए इन राज्यों में से कौन सबसे सर्वाधिक वनावरण वाला है? हमको राज्य बताना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, या ओडिशा में है, या मध्य प्रदेश में? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन होता है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि यूपी में है। ठीक है, अगला देखेंगे रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब हमको बताना है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय कहाँ पर उद्यान है, तो याद रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन है, जीके में है। देखिए सागर सम्राट क्या है? अब हमको बताना है कि सागर सम्राट क्या है, तो याद रखिएगा अपतटीय तेल रिंग है। ठीक है, अपतटीय तेल रिंग है। देखिए रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत का निर्माण किया गया था? ठीक है, अब हमको बताना है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु का विद्युत गृह का निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह से रूस के सहयोग से परमाणु विद्युत का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? देखिए अब सुनहरा रेशा बताना है तो किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त होता है? तो देखिए अंगोरा ऊन तो हम सभी जानते हैं भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन जब भी अंगोरा ऊन आ जाए तो ध्यान रखिएगा खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। इसका सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस स्रावी हुआ था, सबसे ज़्यादा गैस निकला था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 होता है, लेकिन NH7 को NH44 में परिवर्तित कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? देखिए अब हमको सबसे बड़ा रेल जोन बताना है, तो ध्यान देखिएगा उत्तर रेलवे जोन है वो सबसे बड़ा रेलवे जोन के अंदर आता है। अब देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, जब भी राष्ट्रीयकरण आ जाए कब पारित किया गया था या कब लागू हुआ था या कब किया गया था, सबका मतलब एक ही है। तो ध्यान रखिएगा 1953 में ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर की सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? देखिए सदिया से धुबरी तक जब यदि राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जल मार्ग 2 होता है। कौन जल मार्ग? तो जल मार्ग 2 राष्ट्रीय जल मार्ग 2 होता है। अब देखिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? अब हमको फाल्टा विशेष बताना है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब देखिए मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए भारत का कॉटन पोलिस किस नगर को कहा जाता है? कॉटन पोलिस यानी कि कॉटन का वस्त्र, ध्यान रखिएगा कॉटन का वस्त्र जो है भारत में किस नगर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मुंबई में सबसे ज़्यादा कॉटन वस्त्र पाया जाता है और मुंबई को ही कॉटन पोलिस नगर भी कहा जाता है। अब देखिए कुंदेंद्र मुख में कौन खनिज पाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि कुंदेंद्र मुख में जो होता है वो लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि लौह इस्पात पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? अब त्रिवेणी नहर का हमको बताना है, तो वो पश्चिम चंपारण में किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बागमती परियोजना। बागमती परियोजना में सीतामढ़ी जिले के अंदर आता है।
ठीक है। अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए अबरक उत्पादन में भारत का जो विश्व में होता है वो पहला स्थान आता है, ठीक है। अब देखिए भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ये हम सभी जानते हैं कि भारत का जो चाय होता है वो असम में सबसे ज़्यादा फेमस होता है और सबसे ज़्यादा असम में उपजाऊ भी होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का वो आवश्यकता पड़ती है? हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम बनाने के लिए हमको बॉक्साइट का होता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से ही निकलता है और उसको बनाने के लिए भी खनिज का जरूरत पड़ता है। अब देखिए 60 से 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में किस स्थिति का उत्पन्न होगा? देखिए यदि 60 से 50 सेंटीमीटर यदि कम वर्षा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? हम सभी जानते हैं कि बिहार का जो शोक होता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? देखिए बाढ़ में या प्राकृतिक आपदा में यदि आए तो बिहार को जो होगा वो बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि बाढ़ आएगा वो सब चीज़ लेकर उखड़ फुखड़ कर देता है। अब देखिए अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अब हमको अधिक केंद्र का बताना कि संबंध जो होता है वो किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा भूकंप से अधिक केंद्र का संबंध होता है। अब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या हमको बताना है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो ध्यान देखिएगा तीसरा है जो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार 3 नंबर पे आता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? देखिए प्रति व्यक्ति आय में और जनसंख्या में कुल भाग दिया जाए तो देश का राष्ट्रीय आय निकलता है, ठीक है। यानी कि और इसका औसत आय भी हम निकालते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? औसत आय बन जाएगा। इसका ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अब देखेंगे विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? अब देखिए विनिमय यानी कि लेन देन का जब पहले काम होता था वो हम बैंक के माध्यम से नहीं करते थे, मौद्रिक विनिमय प्राणी से भी नहीं करते थे। किससे करते थे? वस्तु विनिमय प्राणी से करते थे, यानी कि वस्तु के बदले हम वस्तु लेते थे। वो विनिमय यानी कि लेन देन का सबसे अच्छा व्यापार का हम क्या मानते थे? साधन मानते थे, यानी कि इसका ऑप्शन ए मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे मैकगलन सीमित का संबंध इनमें से किससे था? मैकगलन का सीमित का संबंध जो था इनमें से किससे था? तो ध्यान रखिएगा सहकारिता से मैकगलन का संबंध था। अब देखिए लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? यदि आप कोई भी व्यक्ति यदि छोटा से छोटा यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका जो निवेश जो सीमा है वो 5 करोड़ रखा गया है। क्या 5 करोड़ से आप निवेश को यानी कोई बिजनेस को आप शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? अब हमको नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बताना है तो ध्यान रखिएगा इसका प्रधानमंत्री आता है, यानी कि पीएम आते हैं, नीति आयोग के अंदर आते हैं। अब मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? अब हमको मानव परिश्रम से बताना है वो आय कहलाता है, यानी कि कोई भी मनुष्य जो होता है खुद की मेहनत से यदि कोई भी धन यानी कोई भी पैसा जमा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आय बोलते हैं। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब देखिए राष्ट्रीयकरण बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ध्यान रखिएगा 1949 में हुआ था, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद हुआ था। अब इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संरचना का भाग है। कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षा जो होता है वो समाज का आधारभूत संरचना का सबसे इम्पोर्टेंट भाग को माना जाता है, शिक्षा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था? अब संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय घोषित सहकारिता को घोषित कर दिया था? 2012 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को घोषित कर दिया गया था। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एक व्यवस्था को दूसरे व्यवस्था में जोड़ने वाली अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण इसे हम कह सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? अब हमको संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सहकारिता बैंक भी जो होता है वो संस्थागत के वित्तीय स्रोत में आता है और वाणिज्य बैंक संस्थागत के वित्तीय स्रोत में आता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी जो है वो इसके अंदर आता है। यानी कि संस्थागत वित्तीय स्रोत होता है वो मुख्यतः 3 बैंक के अंदर आता है, वाणिज्य, क्षेत्रीय और सहकारी, इसलिए इसका आंसर इसका डी हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र से कार्य तक होता है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर, इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि भी आते हैं और कृषि जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। अब हमको बताना है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो होता है वो मौद्रिक नीति का इसका निर्धारण करता है। अब देखिए भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा भूमि विकास बैंक को जो सबसे पहले होता है वो भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे इस टॉपिक का, आज के इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा इनमें से किस जमा में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। देखिए कौन सा जमा, अस्थाई जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट। यदि आप कोई बंदा जो होता है 5,000 लगता है वो 1 साल के बाद निकालेगा तो उसको कोई ना कोई उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आवर्ती जमा में तो बिल्कुल ब्याज नहीं होगा, ठीक है। देखिए चालू जमा, इसका आंसर जो होगा वो चालू जमा होगा। चालू जमा का मतलब करेंट डिपॉजिट। देखिए इसका इंग्लिश यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है करेंट डिपॉजिट। करेंट डिपॉजिट का मतलब कोई बंदा जो होता है वो अभी आपसे पैसा लिया 1,000 रुपया और अभी आपको शाम में उसको आप 1,000 फिर आपको लौटाना होगा, तो उस पर आप ब्याज लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो एक तरह का करेंट ब्याज हो गया। और करेंट डिपॉजिट पर कभी भी आपको क्या नहीं लगता है, ब्याज नहीं लगता है। ये टोटल आपके 80 ऑब्जेक्टिव थे, क्योंकि सोशल साइंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही 80 नंबर के ही आते हैं और 80 नंबर के और 80 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। बाकी के आपके सब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि सब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन होता है। लेकिन आपका 80 में कितना सही हुआ आप हमें कमेंट में बताइएगा। और कुछ ऐसी टिप्स हम आपको बताने वाले हैं जो कि वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि आपको एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक बात और, आपको यदि सोशल साइंस का यदि आप पेपर हल कर रहे हैं तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो आप जिस बंदे का आपका 30 सही हो रहा है समझिए कि वो एक तरह का अच्छा मार्क्स है और बाकी मार्क्स आप सब्जेक्टिव से उठा सकते हैं। चलिए एक तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पहला ही सेक्शन में हमको हिस्ट्री को यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि शॉर्ट आंसर है यानी कि लघुत्तरीय है। और इसमें बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय है। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। आप कोई 3 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 1 से 6 तक है और इन 6 में से आपको सिर्फ 3 ही प्रश्न का जवाब देना है और 3 प्रश्न आपको जो आते हो आप वही बनाइएगा। यदि आपको जर्मनी के एकीकरण में 2 बाधाएं आपको मिलती है तो आप वो भी बना सकते हैं। आप सभी को पता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का सबसे अहम भूमिका था, आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। और यदि आपको इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग के बारे में आता है तो आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं। या हो चीन मार्ग की क्या उपयोगिता है, आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में यदि आता है, ये क्वेश्चन आप BBI है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन हर साल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1-2 साल बीच करके बिहार सरकार इसके खिलाफत आंदोलन में देता है। यदि आप सेंटअप एग्जाम भी देने जाते हैं तो सेंटअप एग्जाम में भी खिलाफत आंदोलन के बारे में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। या असहयोग आंदोलन के बारे में आप लिख सकते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। उन्होंने दांडी यात्रा, नमक यात्रा, बहुत सारे असहयोग आंदोलन के अंदर आता है, ये सब आप उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इन सब के आंसर यदि आप नहीं लिख पा रहे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक जल्दी एक वीडियो बना देंगे, ताकि वही आंसर आपको लिखाएंगे जो कि आपको बिहार बोर्ड में जो ऑफिशियल नोट्स जो होता है वही हम आपको आंसर लिखाएंगे, ताकि आप लिखकर अच्छे से नंबर उठा सकें। अब देखिए अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि लॉन्ग आंसर होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की क्या भूमिका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति NP किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों का है, ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है। तनी सिविक्स का क्वेश्चन हम देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। पंचायती राज की तृतीय संस्था के नाम लिखे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, देखिए समवर्ती सूची आप चाहते तो बना सकते हैं। इस सूची में संघ सूची, राज्य सूची दोनों मिलकर आपस में केंद्र सरकार को चलाती है, इसी हम इसको समवर्ती सूची कहते हैं। आप चाहे 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। या दल बल कानून कब पर किस पर लागू होता है, ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए BBI क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लघुत्तरीय है, लघुत्तरीय के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे इसका आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा किस प्रकार लोकतंत्र पर सफल के लिए चुनौती है। ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सत्ता की साझेदारी, हम एक सभी से विनती करते हैं कि आप सत्ता की साझेदारी आप जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है यदि आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो, फर्स्ट सिटिंग के लिए यदि आप सत्ता की साझेदारी पढ़ के नहीं जा रहे, हो सकता है सेकेंड सिटिंग में गिरा दे, और सेकेंड सिटिंग में नहीं गिराएगा तो फर्स्ट सिटिंग, यानी कि कहने का ओवरऑल ये है, या तो फर्स्ट में गिराएगा या तो आपको सेकेंड सिटिंग में सत्ता की साझेदारी जरूर गिराएगा। ठीक है, इसलिए इसे आप लोग पढ़ के जाइए। यदि आपको पढ़ने का समय नहीं मिला तो कम से कम एक बार आप इसको रीडिंग जरूर डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमिक्स से देखते हैं। इकोनॉमिक्स में पूछा गया प्रश्न संख्या 15 से 18 जो कि लघु उत्तरीय है, यानी कि शॉर्ट आंसर है, और आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, यानी कि 4 प्रश्न में से आपको मैक्सिमम आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उदारवादी बना सकते हैं, प्रतिभूति बाजार से बना सकते हैं, वाणिज्य बैंक बना सकते हैं, या गरीब रेखा को आप परिभाषित कर सकते हैं। इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं तो ये पूछा गया है कि भारत में जैसे विकासशील देशों में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करना है कि भारत में विकासशील बन रहा है तो उसको कैसे विकासशील और विकसित करेंगे, उसके बारे में आपको एक छोटा सा सूची बनाना है और उसको सूची बनाकर उस पर विवेचना करना है, यानी कि विचार करना है। ठीक है, या वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का विवेचना करना है, यानी कि वैश्वीकरण टोटल कितने प्रकार के होते हैं उसको प्रकार लिख दीजिएगा और प्रत्येक को बारीकी से बहुराष्ट्रीय कंपनी में उसका थोड़ा सा आलोचना कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में वो भी शॉर्ट आंसर पूछा गया है, 21 से 26 जो है वो शॉर्ट आंसर है, और आपको इसमें से 3 प्रश्न बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए वही उसका फॉर्मेट है, 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि आधारभूत उद्योग का क्या अभिप्राय है, ये भी एक अच्छा गुण है। यदि आप चाहें तो ड्राई फार्मिंग बना सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म कृषि के बारे में बना सकते हैं, या भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ये भी आप बना सकते हैं, या ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, या बिहार की दो नदी घाटी की परियोजना के नाम बता दीजिए, या मृदु जल। ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय में कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आप हमको दिख रहा है, लेकिन यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर जो 28 है ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण करना। यदि आप हुगली नदी के बारे में जानते हैं और वह कृषि क्षेत्र पर औद्योगिक क्षेत्र पर कितना प्रभावित करता है तो आप उसके बारे में लिख दीजिएगा। नहीं तो आप पहला नंबर बना सकते हैं, क्योंकि आप इन दोनों में से कोई आपको एक ही बनाना है, या तो 27 नंबर बनाइए या तो 28 नंबर बनाइए। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं तो आपदा के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। आपदा एक तरह का आपका टॉपिक ही है। आपदा में यदि लघु उत्तरीय देखा जाए तो 29 से 32 जो है लघु उत्तरीय है, 2 प्रश्न का जवाब देना है, यानी कि 4 में से आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना है, और 2 प्रश्न आप जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। बाढ़ के बारे में लिख सकते हैं, भूकंप के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, यही 2 सबसे इजी क्वेश्चन है और इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये टोटल बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर था सोशल साइंस से रिलेटेड, और हिंदी हम संस्कृत और साइंस का हम करा दिए हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और कोई आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, समय बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये जो मॉडल पेपर है ये हूबहू वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये मत समझिए कि यही आपका पेपर आने वाला है। वीडियो बहुत सारे से आपको यूट्यूब पर फेक मिलेंगे, तो बिल्कुल उस सब के फेरा में नहीं पड़िएगा। ये मॉडल पेपर जो बिहार सरकार देती है सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए देती है, कि बच्चा इससे जितना से जितना इसको प्रैक्टिस करे, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न बिल्कुल ही इसका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पैटर्न इसका सेम होता है, इसीलिए आप इसको ओरिजिनल मॉडल पेपर समझें। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा पेपर आएगा ये बिल्कुल नहीं समझें। ठीक है, आपके मैट्रिक एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला है, पैटर्न बिल्कुल एकदम सेम होने वाला है, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा, ये इसका कंफर्म कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।